स्टूडेंट्स, हम लोगों का चल रहा है पीरियाडिक टेबल और पीरियाडिक टेबल में हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आप लोग एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारे सब टर्म्स हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो हम लोग अभी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस से, लेकिन इसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से हम लोग कर सकते हैं और लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें, है ना। ये तो आप लोग करते ही हैं। जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और जब पढ़ते हैं तो यूं ही आशीर्वाद आप लोगों को निकलता है कि बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखें हम लोग एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर देखें कि एटॉमिक रेडियस या रेडियाई यहाँ पर है क्या चीज़, पहले उसके बारे में जानें फिर आगे हम लोग देखें। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये अगर मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फैले होते हैं, स्प्रेड होते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे भी है, आगे भी है, पीछे भी ऐसे होगा। तो अब यहाँ पर जो रेडियाई होगा वो न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पर एटम के एकदम बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए एक यहाँ है। तो अब ये मेजर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि हम ये डिस्टेंस इसके सीध में ले कि यहाँ लें, तो यहाँ पर लेने में भी क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगा। तो यहाँ पर ये जो मेजरमेंट होता है ये क्या होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। जितना एक्यूरेसी होना चाहिए उतना एक्यूरेट आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो है कि मैक्सिमम एक्यूरेसी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और निकाला भी जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि है क्या चीज़, कि यहाँ पर न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ से न्यूक्लियस, यहाँ सेंटर से और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को ही, यानी यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एटम ये है तो सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियाई कह रहे हैं, यानी कि एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इट इज जनरली मेजर्ड एज कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जरा हम लोग इसके बारे में समझें रेडियस के बारे में। तो एन एटम इज एज्यूम्ड टू बी, ध्यान दें कि एज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप एंड साइज ऑफ एन एटम इज जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। ध्यान दिए आप लोग, इट्स रेडियस, इट इज नॉट एन इजी टास्क टू मेजरमेंट ड्यू टू द electrons are not at a fixed distance from the nucleus। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से फिक्स्ड डिस्टेंस पर नहीं होते, और जब फिक्स डिस्टेंस पर नहीं होंगे तो मेजरमेंट करना जो है कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और जब डिफ़िकल्ट होगा तो एरर होंगे ही, लेकिन जो है कि मैक्सिमम एक्यूरेट जो है कि कैलकुलेट किया जाता है। तो आगे हम लोग देखें कि ये जो रेडियस होगा उसको जो है कि जनरली हम लोग इस रूप में मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्लियर? तो आगे हम लोग देखें कोवेलेंट रेडियस। देखिए यहां पर हम लोग अगर देखें कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड वहां पर होना चाहिए, और कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहां पर जो रेडियस होगा एटम का उसको हम कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि सेम एटम हो, मतलब यहाँ पर भी हो सेम एटम, ये भी ए और बी हो, मतलब ए हो, तो इनके बीच का जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये डिस्टेंस है, अब इस डिस्टेंस का आधा कर दें, ये कोवेलेंट रेडियस हो गया, है ना। अगर ये दोनों देखें तो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, चूंकि सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब तो यहां पर इस डिस्टेंस का आधा कर दें वो कोवेलेंट रेडियस। लेकिन अगर यहां पर अगर हम ए और बी कर दें, एटम चेंज कर दें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अब डिफरेंस कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा। हाँ, कोवेलेंट जो कैरेक्टर होगा वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर कम है तब तो वहाँ पर कोवेलेंट रेडियस अलग होगा, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो डिफरेंस ज़्यादा होगा, तब वहाँ पर कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, अलग होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोवेलेंट रेडियस भी कई तरह के हो सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर एटम कैसे हैं, सेम एटम है या डिफरेंट एटम है। डिफरेंट है तो उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है या ज़्यादा है ना। फिर अगले केस में हम लोग ये भी देखेंगे कि इनके बीच डबल बॉन्ड है कि सिंगल है कि ट्रिपल है, क्या है, वो भी तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तब उनके रेडियस क्या होंगे। तो जरा एक एक करके हम लोग केस वाइज देखते हैं, जिसमें फर्स्ट केस 1 लेते हैं हम लोग। केस 1 होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हम लोग लें। यहां पर हम लोग स्टूडेंट्स अगर देखें कि है क्या चीज़, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक अगर मॉलिक्यूल ले लें, A2 मॉलिक्यूल अगर हम लोग ले लें, तो यहाँ पर उसका रेडियस क्या होगा, वो भी कोवेलेंट रेडियस की अगर बात करें, RA की बात करें, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये है आपका RA, तो इसका भी ये है आपका RA, ठीक है। तो RA का मतलब ये है कि इट इज़ द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस है, ये सेकेंड एटम का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का अगर हम आधा कर दें तो वही आपका क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा। लेकिन वो कोवेलेंट रेडियस किस एटम का होगा, A2 में RA होगा। A2 में, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये A2 है, तो ये कोवेलेंट रेडियस है या ये कोवेलेंट रेडियस है, मतलब इस डिस्टेंस का आधा कर दें तो वो कोवेलेंट रेडियस होगा। यहाँ पर RA का मतलब कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम A, और DAA का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ 2A एटम, 2AA एटम्स। क्लियर। अब इसी पर एक हम लोग जल्दी से एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ताकि तब समझ में आए कि हाँ एक्चुअल में कहने का क्या मीनिंग है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन तो हम लोग देखें एक क्वेश्चन इसी पर कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स इन H2 मॉलिक्यूल। अगर हम यहाँ पर इस एक H यहाँ ले लें, दूसरा H यहाँ पर ले लें, तो यहाँ पर दिया गया है H2 मॉलिक्यूल हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल टू 0.74 एंगस्ट्रॉम। इस ये जो डिस्टेंस दिया गया है 0.74 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो दे दिया गया है 0.74 एंगस्ट्रॉम। तो पूछा जा रहा है कि उस हाइड्रोजन एटम का रेडियस क्या होगा। तो रेडियस देखिए, आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो RH बराबर क्या हो जाएगा, DHH है ना, या DH2 कह सकते हैं, बाई 2 कर दें तो A आ गया 0.74 दिया ही है, 0.74 बाई 2। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.37, है कि नहीं। तो 0.37 आपका क्या हो गया, एंगस्ट्रॉम आंसर हो गया। क्लियर। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हैलोजन दे दिया जाए, Br2 हो, और वहाँ पर अगर वो बॉन्ड लेंथ कितना दिया गया हो, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 2.28, अगर Br2 में अगर दिया गया हो कितना है 2.28 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, 2.28 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, ये Da2, ठीक है, यानी इसमें हो जाएगा DBr2।
तो अब बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा, तो इतने बाई 2 कर देंगे आप, इतने बाई 2 कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर 1.14 एंगस्ट्रॉम। ये आ जाएगा क्या, 1.14 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, निकालेंगे। पहला केस यही हो गया, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक अगर मॉलिक्यूल है, A2 टाइप का है, तो इस तरह से आप निकालेंगे। आगे केस 2 लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहां पर केस 2 की हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहां पर हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब यहां पर ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि एटम ये A है और दूसरा इसी से लगा हुआ एटम हमने B ले लिया, ये एटम B है। अब यहां पर इन दोनों के न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो ये है RA और ये है आपका RB। क्लियर। लेकिन यहां पर केस ये है, अब देखिए दो डिफरेंट एटम होंगे तो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो कम हो सकता है या बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर पहला केस ले रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है XA डिफरेंस XB जो हम लेंगे, यानी कि इनके बीच के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो जब डिफरेंस बहुत कम होगा तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। एक तरह से हम न के बराबर ले रहे हैं, और जब न के बराबर होगा तब यहां पर हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां पर रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। तो अब यहां पर कोवेलेंट रेडियस निकालना हो तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए सीधी सी बात ये है कि भाई ये डिस्टेंस क्या होगा, DAB होगा। अब DAB ये डिस्टेंस होगा तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि DAB बराबर RA प्लस RB। क्लियर। कहने का मतलब है कि इन दोनों को ऐड कर दें तो वही क्या होगा, DAB होगा। अगर ये मालूम हो और ये मालूम हो तो ये निकाल सकते हैं, या ये मालूम हो तो ये निकाल सकते हैं। इसमें से कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर के देखते हैं। तो जरा हम लोग इसको देखें कि कैसे सॉल्व करेंगे कि कोवेलेंट रेडियस ऑफ C एटम। अब देखिए फार्मूला तो यही वाला आपका लगेगा। तो यहां पर कोवेलेंट रेडियस अगर हम लोग देखें तो DCH अगर देखें तो RC प्लस RH होगा। तो अब यहां पर इसका जो है कि रेडियस दिया हुआ कितना, 0.77 एंगस्ट्रॉम दिया है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपका दिया है 1.14, यानी कि DCH दिया है 1.14 एंगस्ट्रॉम। तो RH की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो RH की वैल्यू क्या होगा भाई, RH बराबर हो जाएगा 1.14 एंगस्ट्रॉम माइनस 0.77 एंगस्ट्रॉम। तो आपका ये माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा तो 0.37 एंगस्ट्रॉम हो गया, 0.37 एंगस्ट्रॉम ये आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब केस 2 लेते हैं कि जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहां पर क्या हो, ज्यादा हो, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जरा हम लोग देखें इसमें केस सेकंड हम लोगों का ये हो गया कि हेट्रोन्यूक्लियर तो होगा, दो डिफरेंट एटम तो होंगे ही। अब यहां पर दो डिफरेंट एटम का मतलब है तो वैसे ही जैसे यहां पर हम लोग ले लें, ये एटम A हो गया और दूसरा एटम ये हो गया B। ठीक है, ये A है और ये है B। लेकिन इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो जब डिफरेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पर हमने लिख दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस X से डिफरेंस XB क्या है, इज लार्ज। क्लियर। तो लार्ज या ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अब इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जब डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़रा समझें कि क्या होगा। जब देखिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो होगा क्या कि इसका न्यूक्लियस इसके बैलेंस सेल को अपनी तरफ खींचेगा और इसका न्यूक्लियस इसके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को जब आपस में खींचेंगे तो अब यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें कि पहले से ये डिस्टेंस जो था इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस,
अब वो और छोटा हो जाएगा कि नहीं भाई? तो हम कह सकते हैं कि जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो था अब वो क्या होगा? छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि DAB जो होगा वो RA प्लस RB के क्या होगा? छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को खींच रहे होंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर जो RA होगा और ये होगा RB, तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो वो DAB से क्या आएंगे? बड़ा आएगा। कौन? RA प्लस RB हमेशा ज्यादा बड़ा होगा किससे? DAB से। क्लियर? तो जरा हम लोग देखें कि वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए शोमेकर और स्टीवेंसन इक्वेशन से हम लोग जो है कि इस निकालते हैं इसके रेडियाई को। तो जरा वो हम लोग इक्वेशन देखें। ठीक है, तो जरा हम लोग देखें यहां पर शोमेकर एंड स्टीवेंसन्स इक्वेशन है क्या चीज। यहां पर अगर हम लोग देखें कि जब दो एटम ऐसे हों जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो, और इस तरह के हम लोग कंपाउंड में जनरली ये देखते हैं, तो यहाँ पर शोमेकर और स्टीवेंसन ने ये इक्वेशन दिया। और एंगस्ट्रॉम में अगर हम लोग देखें ये जो डिस्टेंस है, अगर एंगस्ट्रॉम में अगर हम लोग निकालें तो आपका ये इक्वेशन फॉलो करेगा। और पिकोमीटर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका ये इक्वेशन फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ये XA डिफरेंस XB है। मतलब यहाँ पर इन दोनों में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसमें से लेस वाले को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और यहाँ पर है RA प्लस RB, रेडियस ऑफ एटम A एंड रेडियस ऑफ एटम B। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो DAB आराम से आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द AB निकाला जा सकता है। अगर इसमें से ये और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम हो दोनों का, तो यहाँ पर एक इसका निकाला जा सकता है। जैसे ये और ये डिफरेंस मालूम हो तो हम ये आराम से निकाल सकते हैं, या ये और ये डिफरेंस मालूम हो और ये मालूम हो तो इसका निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इन दोनों में से किसी एक का मालूम हो और ये मालूम हो तो आराम से हम लोग ये निकाल सकते हैं रेडियस। क्लियर? अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेकर के देखें कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और कैसे इस इक्वेशन को यूज करते हैं। और ध्यान देना है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तभी हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें हम लोग एक चीज़ और आप लोग इसमें याद रखिएगा कि ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी XA डिफरेंस XB की बात कर रहे हैं। तो अगर हम XA और XB यानी कि A और B के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, ग्रेटर वुड बी द शॉर्टेनिंग ऑफ द बॉन्ड डिस्टेंस एंड द स्मॉलर वुड बी द रेडियस ऑफ RA एंड RB। कहने का मतलब ये हो गया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा XA और XB यानी कि एटम A और B के बीच, उतना ही RA और RB क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि एक दूसरे के बैलेंस सेल को दोनों के न्यूक्लियस जब खींचेंगे तो डिस्टेंस कम होगा तो रेडियस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस बात को याद रखेंगे। एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझें। तो जरा हम लोग देखें इसके सॉल्यूशन को कि क्या है। अब देखिए ये तो आपका स्टीवेंसन या शोमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन हो गया। इसी पर जो है कि क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द DAB इन HF। ये निकालना है हम लोगों को DAB यानी कि DHF निकालना है। क्लियर? तो इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए गिवन है RH, RF और XH और XF, यानी कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया गया है। जरा यहाँ पर हम लोग देखें कि ये है क्या चीज़। ये जो आप देख रहे हैं साइन, ये डिफरेंस का साइन है। इसका मतलब है कि इन दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से कम वाले का, यानी कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि कम वाले में से माइनस कर दें, वो डिफरेंस का साइन है, ये बात ध्यान देंगे। तो ज़रा हम लोग निकालें यहाँ पर DHF
इक्वस टू क्या होगा, आर एच की वैल्यू देखिए वहाँ पर दिया हुआ है 0.37 और यहाँ पर इसकी भी वैल्यू दिया गया है 0.72। क्लियर। अब यहाँ पर हो जाएगा -0.09 और यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस होगा अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा, उसमें से माइनस निकाल कर दें तो 4.00 कह सकते हैं डिफरेंस, या माइनस कर लें अब सीधे 2.1। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो आंसर हो जाएगा, ये आएगा 0.919 एंगस्ट्रॉम, 0.919 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये समझ गए होंगे कि इस इक्वेशन को हमको कैसे यूज करना है, ये बात सबको समझ में आ गया होगा। ये आपका आ गया DHF। तो अब आगे हम लोग देखते हैं केस थर्ड। तो हम लोग देखें यहाँ पर केस थर्ड में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट रेडियाई। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग कंपाउंड देखते हैं, जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो उनके बॉन्ड अगर लेंथ की बात करें तो अगर लेंथ की बात करेंगे तो रेडियाई जाहिर सी बात है कि कम और बेसी होगा, तो रेडियाई कम बेसी होने से लेंथ भी बड़ा छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ सिंगल बॉन्ड का जो रेडियाई होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर डबल बॉन्ड का और फिर ट्रिपल बॉन्ड का। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ कोवलेंट रेडियाई ऑफ ए गिवन एलिमेंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ऑफ द मल्टीप्लिसिटी। मतलब जो रेडियाई होगा वो मल्टीप्लिसिटी अगर बढ़ रहा है, आने के नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर बढ़ रहे हैं तो उसका रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब उसका छोटा होता जाएगा। या बॉन्ड ऑर्डर, तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इनके बीच, एटम के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो इनके जो रेडियाई होंगे वो छोटे होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि इसका रेडियाई सबसे बड़ा, तो इसका रेडियाई क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लें डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड रेडियाई का। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कोवलेंट रेडियाइस यहाँ एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर दिया गया है वैल्यू। जैसे यहाँ पर बी डबल बॉन्ड बी के बीच अगर हम लोग देखें कोवलेंट रेडियाई की वैल्यू तो 0.76 है। ऐसे ही सी डबल बॉन्ड सी का और ओ डबल बॉन्ड ओ का रेडियाई कुछ इस तरह से है। ऐसे ही यहाँ पर है, कुछ इस तरह से रेडियाई आएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि डबल बॉन्ड का जो है कि रेडियाई बड़ा होगा ट्रिपल बॉन्ड वाले से, और इन दोनों से बड़ा होगा सिंगल बॉन्ड का कोवलेंट रेडियाई। अब आगे केस हम लोग देखते हैं, केस 4। देखें हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोवलेंट रेडियाई, या हम कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोवलेंट रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स। यहाँ पर पहला हम लोग ले रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो आप जेड स्टार से दिखाते हैं। इसके पहले आपने कैलकुलेट भी किया था कि जेड स्टार इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा, है ना। तो ये फार्मूला आप यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखें कि क्या ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से अफेक्ट करेगा, ये हम लोग जाने। तो यहाँ पर हायर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर इज द कोवलेंट रेडियाई या एटॉमिक साइज। कहने का मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियाई क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा, जरा उसको हम लोग समझें। और कोवलेंट रेडियाई जो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो कोवलेंट रेडियाई या एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो वो भी डिक्रीज करेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल होते हैं और इसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब एक ही सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ने लगते हैं तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, अपनी तरफ इन सभी इलेक्ट्रॉनों को खींचने लगता है।
जिसकी वजह से सेल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और जब सेल कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए ये सेल अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन था, और जब एक ही सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगा तो यही इलेक्ट्रॉन अब क्या होंगे, न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे। तो अब ये जो सेल होगा अब क्या होगा, पहले की तुलना में और नज़दीक आ जाएगा, जिसकी वजह से ये साइज छोटा हो जाएगा। ये बात समझ गए होंगे कि एक ही सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिसकी वजह से सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू होता है वो बढ़ता है। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर चलेंगे तो साइज क्या होगा या कोवेलेंट रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये बात क्लियर हो गया होगा। आगे दूसरा फैक्टर्स हम लोग देखें। तो हम लोग देखें यहां पर नंबर ऑफ सेल्स या ऑर्बिट की संख्या। जैसे कि यहां पर अगर हम लोग देखें कि ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सेल, नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ने लगेंगे तो देखिए रेडियाई क्या होगा भाई, रेडियाई बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहां से अगर हम ले डिस्टेंस न्यूक्लियस से तो ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेडियाई भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये जो कोवेलेंट रेडियाई जो है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ने से कोवेलेंट रेडियाई बढ़ेगा। तो यहाँ पर कोवेलेंट रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सेल के। तो हम यहाँ पर पीरियाडिक टेबल में अगर हम लोग देखें तो ऊपर से नीचे चलेंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट रेडियाई भी अगर किसी भी ग्रुप में चलें तो कोवेलेंट रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। आगे हम लोग थर्ड फैक्टर्स देखते हैं। तीसरा देखें हम लोग यहां पर थर्ड है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स। तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा या एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कैसे, यहां पर हम लोग देखें कि पहले तो ये जान लें कि कोवेलेंट रेडियाई जो होगा या रेडियस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लिसिटी के, मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने के। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो रेडियाई क्या होंगे, छोटा होंगे। जैसे यहां पर इसके कहने का मतलब या रीजन क्या होगा इसका, जरा ये समझें। देखिए यहां पर ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर दो कार्बन एटम है जिनके p ऑर्बिटल्स यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ये px है, py और ये pz है। तो जब सिंगल बॉन्ड बना होगा तो ये सिग्मा बॉन्ड बना होगा एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, और जब डबल बॉन्ड बनेगा तो ये भी ऑर्बिटल नजदीक आ जाएंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप का मतलब है कि दो ऑर्बिटलों का नजदीक आना, और जब ये ऑर्बिटल नजदीक आएंगे तो अब देखिए इनके साइज क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे, है ना। इसके न्यूक्लियस और इसके बैलेंस सेल के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो रेडियाई भी छोटा होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो ये भी ओवरलैप कर जाएगा, जो जेड वाला है ये भी ओवरलैप कर जाएगा, तो और ऑर्बिटल नजदीक आ जाएंगे। तो जैसे जैसे ओवरलैप करता जा रहा है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जा रहा है, तो देखिए ये अब डिस्टेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जब डिस्टेंस कम होगा तो इनके बीच का जो रेडियाई होगा वो रेडियाई छोटा होता चला जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग लेते हैं फोर्थ जो है कि रीजन। तो हम लोग देखें फोर्थ, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ सेल है, और ये सेल अगर बढ़ता जाता है तो होता क्या है कि देखिए यहाँ पर इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे और आउटर मोस्ट सेल में भी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियस है और आउटर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ये डिक्रीज करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बढ़ने से इनर सेल में, या हम यूँ कहें कि इस सेल में इलेक्ट्रॉन और इस बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा, और रिपल्सन बढ़ने से ये अट्रैक्शन फोर्स
यानी बैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। उसी डिक्रीजिंग फोर्स को हम शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट तभी ज़्यादा होगा या डिक्रीजिंग फोर्स तभी बढ़ेगा जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इक्विवेलेंट रेडियाई भी बढ़ेगा या एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, या एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आगे हम लोग ये तो अभी हम लोग देख लिए कि कोवेलेंट रेडियाई को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स थे, और ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं मेटालिक रेडियस। देखें हम लोग मेटालिक रेडियस, तो मेटालिक रेडियस क्या होगा, आर ए क्या होगा। जैसे यहां पर अगर हम ले लें, ये आर ए है, दूसरा ये भी आर ए है, तो आर ए बराबर हो जाएगा डी ए बाई 2, है ना। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि दो मेटल एटम को आपस में टच करा दीजिए और उनके न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस अगर हम ले लें तो हाफ ये न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, और इस न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस क्या होगा, ये हाफ डिस्टेंस होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका मेटालिक रेडियस होगा। तो दो एडजेसेंट एटम को टच कराएं और उसके न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दें तो वही आपका मेटालिक रेडियस होगा। आगे लेते हैं हम लोग वान डर वाल्स रेडियस। तो हम लोग देखते हैं वान डर वाल्स रेडियस। ठीक, तो वान डर वाल्स रेडियस है क्या चीज, इसको अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करें। तो यह है, इट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं I2 मॉलिक्यूल। तो I2 जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो यहां पर हमने I2 ये भी ले लिया, I2 ये भी ले लिया। ये I2 के दो मॉलिक्यूल आपस में क्या है, एडजेसेंटली प्लेस्ड है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं ये दोनों मॉलिक्यूल, कुछ यहाँ पर गैप छूटा रह जा रहा है। इस बात को हम लोग ध्यान दें। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश हो रहा है कि ये टू एडजेसेंट I2 मॉलिक्यूल है, एक ये है, ये I2 है, दूसरा ये I2 मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस I2 में एक आयोडीन का एटम ये है और दूसरे मॉलिक्यूल का आयोडीन का एटम ये है, टू एडजेसेंट आयोडीन एटम ये है। क्लियर। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना कि वान डर वाल्स रेडियाई कौन सा होगा, जरा उसको हम लोग समझें। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें कि इसके न्यूक्लियर, यहाँ पर जो न्यूक्लियस से ये सीधा हम लोग लाइन ये अगर हम लोग ड्रॉ कर दें तो ये पॉइंट ए ले रहे हैं, और इसके न्यूक्लियस से लाइन ये ड्रॉ अगर कर दें तो ये पॉइंट बी ले रहे हैं। इन दोनों ए बी को एक साथ अगर हम लोग मिलाएं तो ये जो लेंथ आता है एक्चुअल में I2 में, ये जो लेंथ होता है यानी कि न्यूक्लियर डिस्टेंस I2 का वो 2.66 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको बोलते हैं कोवेलेंट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये होता है BC और ये BC है। दोनों ये जो I2 मॉलिक्यूल है, इन दोनों I2 के मॉलिक्यूल के दोनों ये जो आयोडीन एटम है उनके बीच का ये न्यूक्लियर डिस्टेंस है। ठीक है, इसको BC बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं वान डर वाल्स इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये है आपका वान डर वाल्स इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक, अब यहां पर अगर हम इसको देखें FV, ये तो FV क्या होगा, यहां से अगर हम लोग देखें तो ये दो आयोडीन एटम है, मॉलिक्यूल है भाई, दोनों आयोडीन एटम को मिला दिया तो यहां से ये जो डिस्टेंस है और ये न्यूक्लियस से अगर हम लोग ये डिस्टेंस देखें तो इस डिस्टेंस का हाफ होगा FB। क्लियर।
तो एफ बी क्या होगा, ए बी बाई 2, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। और यहां पर अगर हम लोग डीसी की बात कर लें तो डीसी ही आपका क्या है, वांडर वाल्स रेडियस है, और ये किसका हाफ है, ये है बीसी का हाफ। यानी कि इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस का अगर हम देखें, ये न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दें तो वही न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाएगा, यानी यही डीसी आपका कहलाएगा वांडर वाल्स रेडियस ऑफ आयोडीन एटम। तो ये डिस्टेंस जो होता है वो 4.30 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसी का हाफ कर दें तो हम लोगों का आ जाता है 2.15 एंगस्ट्रॉम आयोडीन का। तो आयोडीन में अगर हम लोग देखें इस मॉलिक्यूल में, तो आयोडीन का क्या होगा वांडर वाल्स रेडियस आयोडीन एटम का, तो ये आपका आ गया 2.15 एंगस्ट्रॉम। अब यहां कंपैरिजन कर लें कि वांडर वाल्स रेडियस जो होता है कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर ये गैप भी इतना तो बढ़ गया ना वांडर वाल्स में, लेकिन कोवेलेंट रेडियस तो ये है आपका। तो यहां पर क्या हो गया कि ये जब हम न्यूक्लियर डिस्टेंस लेते हैं दो एटम के बीच का, तो अब ये होता है, अब इसमें गैप भी इंक्लूडेड है भाई, गैप भी जुड़ गया इसी में, इस न्यूक्लियर डिस्टेंस में। तो अब इसका आधा करेंगे तो ये तो इतना फर्क बताएगा ना भाई, इसलिए ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे कि कोवेलेंट रेडियस छोटा और वांडर वाल्स रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। आगे हम लोग देखते हैं आयनिक रेडियस। तो हम लोग देखें यहां पर आयनिक रेडियस है क्या चीज, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आयनिक फॉर्म इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पर एक AB का एक मॉलिक्यूल यहां पर है, दूसरा AB का मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों को आपस में टच करके रख दिया गया है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो एटम ये है, एटम B है, और यहां पर इससे ये जो डिस्टेंस है दूसरे मॉलिक्यूल का एटम A है और ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का एटम B है, तो यहाँ पर भी एक तरह से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिस्टेंस ले लें, यहाँ से यहाँ का अगर हम न्यूक्लियर डिस्टेंस ये ले लें, मतलब दूसरे का अगर हम लोग ले लें A, या तो आप चाहें तो इसी में देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे अगर हम लोग दो मॉलिक्यूल को टच करके अगर देखें तो ज़्यादा एक्यूरेसी हम लोगों को मिलेगा। तो यहां पर ऐसे दो मॉलिक्यूल को टच करके हम लोग ऐसे ले लें कि यहां पर इस जो B एटम है उसका न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, और A एटम का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ये हमने ले लिया, और इन दोनों के डिस्टेंस को अगर इन न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि ये न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा जो AB होगा, उसी को बोल रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसका अगर हम लोग यहाँ से अगर देखें तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कैटायन, और ये जो डिस्टेंस होगा इसको बोल रहे हैं रेडियस ऑफ एनायन। मतलब ये है RA और ये है RC, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन। क्लियर? अब यहां पर अगर हम लोग ये देखें कि आयनिक रेडियस एक्चुअल में है क्या चीज, तो यहां पर हम लोग ये समझ गए होंगे कि आयंस का जो रेडियस है, तो यहां पर आयंस का रेडियस ये हो गया, कैटायन का ये और एनायन का ये, तो ये कैटायन और एनायन का रेडियस हो गया। अब यहां पर दो तीन बातें और अच्छे से हम लोग समझ लें कि द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल पेरेंट एटम, या हम यूं कहें कि साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्यों? अब यहां पर अगर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए कि ये एटम A है, ठीक, अब यहां पर एटम A है और इससे आपने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन जब आप इससे निकाल देंगे बाहर, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा, तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो बाकी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाएगा। और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा एटम पर, उसका साइज उतना ही छोटा होता जाएगा।
तो ये क्लियर हो गया कि A प्लस प्लस का साइज छोटा होगा A प्लस से। क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट है कि साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूट्रल पेरेंट एटम। अब यहाँ पर इसका अगर हम कंपेरिजन कर लें न्यूट्रल, मान लीजिए कि ये एटम A है, अब इसका कंपेरिजन हम इससे करें तो इससे तो अभी इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं गया, तो यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बराबरी जो है कि आपस में खींच रहे होंगे। लेकिन जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो होगा क्या कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इसके कंपैरिजन में कम होगा, इसलिए इसका साइज बड़ा और इसका साइज छोटा। इसका और बढ़ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें ज़्यादा, फिर इसमें। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सब में मतलब इक्वल हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और इसका कम हो गया। तो ऑर्डर हम लोगों को एक्चुअल में क्या मिला, ऑर्डर ये मिला कि जो न्यूट्रल होगा एटम उसका साइज किससे, इस वाले से बड़ा होगा और इसका साइज इससे बड़ा होगा। अब एनायन अगर हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। यानी कि A अगर माइनस है तो इसका साइज बड़ा होगा न्यूट्रल वाले से, न्यूट्रल का पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाला बड़ा होगा डबल पॉजिटिव से। तो अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि साइज ऑफ एन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज। जब निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो अब इसका साइज बढ़ जाएगा। हम लोग एक एग्जाम्पल ले करके जरा इन तीनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ये देख लें कि यहाँ पर ये तीनों का न्यूक्लियर चार्ज जो सेम न्यूक्लियर चार्ज है, लेकिन इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग। अब जैसे इसका +1 है तो यहाँ पर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, सबसे ज़्यादा, और इसका सबसे कम होगा। इसलिए ऑर्डर इस तरह से हम लोगों को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेके समझे हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर आयनिक रेडियस में, तो आयनिक रेडियस तो क्लियर हो गया कि भाई ये जो आयंस हैं, ठीक है। अब जैसे ये था आपका केटायन, ये है एनायन अगर मान लें, तो ये इसका रेडियस हो गया और ये इसका रेडियस हो गया, केटायन का ये तो एनायन का ये, जो आप इसमें मान लें। तो अब यहाँ पर ये तो केटायन एनायन का रेडियस ठीक है कि ये होगा, लेकिन इसको कैलकुलेट करना आसान नहीं होता है, इस बात को जाने, क्योंकि यहाँ पर इसका अकेले रेडियस निकालना ये संभव या पॉसिबल नहीं होता है, आसान नहीं होता है ना। तो ये लेकिन नियरली हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो नियरली हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट होता है, मतलब एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका साइज निकालना आसान नहीं है। अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल में हम लोग ले लिए कि ये आयंस भी है और न्यूट्रल एटम भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए A2- का जो है कि ज़्यादा बड़ा साइज होगा A- से, और इसका साइज बड़ा होगा A से, और इसका बड़ा होगा A+ से, और इसका बड़ा होगा A++ से। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का अगर हम लोग देखें तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले लिया है C4- से लेके P5+ तक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें अगर हम लोग निकाल लें तो इन सभी स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 10 10, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि सब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। यहाँ पर भी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। क्लियर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वेरी कर रहा है। क्लियर। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर एक ही एटम है और उसमें +- है, लेकिन यहाँ पर तो हमने डिफरेंट एटम्स ले लिया और आइसो इलेक्ट्रॉनिक ले लिया, ठीक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक ले लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देखें तो ये हो गया, और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये हो गया। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ 7 है, 8 है, तो इसका मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए सिर्फ 6 प्रोटॉन है। भाई ये एक एटम है और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम होगा और इलेक्ट्रॉन बाहर ज़्यादा होंगे,
तो क्या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन खींच पाएगा? आंसर होगा नहीं। तो साइज क्या होगा? बड़ा होगा। अब धीरे धीरे प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। जब प्रोटॉन इसके अंदर बढ़ता जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता चला जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉनों को खींचता जाएगा तो साइज क्या होगा? छोटा होता जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। अब 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए 9 प्रोटॉन, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन अब देखिए बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वही 10 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब अंदर प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो उन सभी इलेक्ट्रॉनों को और तेजी से अपने पास खींचेगा, जिसकी वजह से ये साइज और छोटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो साइज होगा सबसे बड़ा इसका होगा, फिर इसका होगा, है ना। तो साइज का जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह से वेरी करेगा। जैसे हमने यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में सभी का साइज यहाँ पर लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे सारा चीज़, आयनिक रेडियस से लेकर के बाकी वान डेर वाल्स जितने भी रेडियस आपने, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस सब देख लिया। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, और ईमानदारी से पूरा वीडियो देखें, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, नॉलेज को बढ़ाएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।